लाइफ को जीना इस दुनिया में ना एक रेयरेस्ट थिंग बन गई है। ज्यादातर लोग ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं और लाइफ को अच्छे से जी नहीं रहे हैं। यह बात बोली थी ऑस्कर वाइल्ड ने। देखो, ऑस्कर वाइल्ड का कहने का मतलब यह था, असली लाइफ जीने का मतलब क्या होता है। जब देखो हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं, जब देखो जीवन में हम अलग अलग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, जब देखो हम अपनी हॉबीज पे ध्यान देते हैं, वो करते हैं जिसको करना हमें अच्छा लगता है, जब देखो हम सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, ये सब एग्जाम्पल्स हैं जीने के असल मायनों में। बट देखो होता क्या है, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो गरीब लोग हैं उनके पास तो बेचारों के पास ऑप्शन ही नहीं होता। उनके पास तो इतने पैसे नहीं कि वो आज नहीं कमाएंगे तो शायद घर का चूल्हा ना जले। लेकिन उनको अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे बहुत सारे लोग दिन रात काम करते हैं, सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, पैसा चाहिए जिंदगी कमाने के लिए। तो उनका तो मेन मकसद ही ये हो जाता है जिंदगी का कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। फिर बाद में डेथ हो जाती है और पैसा यहीं का यहीं रह जाता है। लेकिन पैसा कमाने के चक्कर में पूरी जिंदगी गवा दी। बट जो असल लाइफ जीने के मायने थे, वो चीजें करना जो अच्छा लगता है, अपने पैशन को फॉलो करना, हॉबीज को फॉलो करना, नए नए एक्सपीरियंस फेस करना, उन चीजों को भूल गए। आप बताइए वैसे आपका क्या कहना है इस कोट के बारे में? क्या आप इस कोट से सहमत हो या फिर नहीं हो? एक ना फेमस लाइन है, मैं आपको बताता हूं। लोग ना दिन रात मेहनत करते हैं। जैसे एप्पल फोन का एग्जांपल लीजिए, बहुत महंगा आता है एप्पल का आईफोन, आपको पता है। दिन रात मेहनत करते हैं ताकि एक एप्पल का आईफोन परचेज किया जा सके और इंप्रेस किया जा सके उन लोगों को जिसे वो पसंद भी नहीं करते। सच बताऊं तो सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम पसंद नहीं करते कई बार, लेकिन उनको जलाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ कुछ चीज़ें परचेज कर लेते हैं। वास्तव में हमें उन चीज़ों की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन जिंदगी का कितना समय हम बिता देते हैं वो चीज़ें खरीदने के लिए। सोच के देखो। डेट देखो, आज की 3 जनवरी है। आज काफ़ी सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। हिट एंड रन से संबंधित नया कानून आया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा, ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीसरा, खारसावा मैसेकर। जलियांवाला मैसेकर तो हम सब जानते हैं, लेकिन खारसावा मैसेकर 1 जनवरी 1948 को हुआ था। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। देश के अलग अलग इलाकों में ट्रक एसोसिएशन वालों ने स्ट्राइक कर दी, जिसका परिणाम यह निकला कि बहुत सारे रीजन्स में, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ में पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की कमी हो गई। इवन डीएम को यह आदेश तक जारी करने पड़े कि पेट्रोल आपको लिमिट में मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास बाइक है तो 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा, और अगर 4 पहिया वाहन है तो आपको 5 लीटर पेट्रोल फिलहाल के लिए मिलेगा, क्योंकि कमी है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ट्रक एसोसिएशन वालों ने स्ट्राइक क्यों की? एक कानून के विरोध में। हमने यह कानून डिस्कस किया था, भारतीय न्याय संहिता। बिल पास हो चुका है पार्लियामेंट से। अब देखो, इसमें एक प्रोविजन है हिट एंड रन केस से संबंधित। हिट एंड रन केस अक्सर आप सुनते हो जब देखो ऐसी घटनाएं होती हैं कि महंगी गाड़ी से, फॉर एग्जांपल जगुआर, मर्सिडीज, BMW, इन सब गाड़ी को चला रहा कोई अमीर परिवार का बच्चा जिसकी उम्र शायद 18 साल भी नहीं है, वो किसी को कुचल देता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तब इस प्रकार की खबरें मीडिया ज्यादा छापती है, क्योंकि ये मसाला न्यूज हो जाती हैं। अदरवाइज देखो, हिट एंड रन वो केसेस होते हैं जब किसी वाहन चालक ने टक्कर मारी किसी को और वो वहां से भाग गया। इसमें देखो हर प्रकार के केस हैं, चाहे टक्कर कार ने मारी, ट्रक ने मारी, बस ने मारी, हर प्रकार के केस जिसमें टक्कर मारने के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया या फिर भाग गई। जिसका एक्सीडेंट हुआ है, यानी कि पीड़ित विक्टिम, उसको मरता हुआ छोड़कर। तो हमने समझ लिया कि हिट एंड रन केस होते कौन से हैं। अब बात करते हैं हुआ क्या है। देखो, पुराना जो कानून था ना, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसमें हिट एंड रन केसेस को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। अगर कोई हिट करके भाग जाता तो उसके खिलाफ केस दर्ज होता रैश ड्राइविंग का, सेक्शन 304A के तहत। समझ गए? पुराने कानून में हिट एंड रन के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं था, क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था हिट एंड रन को।
सिर्फ केस दर्ज होता था रैश ड्राइविंग का, मतलब आपने ठीक से गाड़ी नहीं चलाई, नेग्लिजेंस बरती है ड्राइविंग में, और मैक्सिमम सजा हो सकती थी 2 साल की। फाइन हो सकता था अप टू 2000। इतनी कम सजा का प्रावधान देखो इसलिए भी, और इतने कम फाइन का प्रावधान देखो इसलिए भी, क्योंकि ना ये आईपीसी हमने एडॉप्ट की ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिश ईरा में ये आईपीसी आई थी और बाद में आजाद भारत में भी इसी को एडॉप्ट कर लिया गया। और जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे ना, तो उस समय 2000 की वैल्यू भी काफी हुआ करती थी, और उस समय ना ज्यादातर व्हीकल्स तो अंग्रेजों के पास ही हुआ करते थे, तो इसलिए उन्होंने ना बहुत कम सजा रखी थी, 2 साल। क्योंकि ज्यादातर व्हीकल्स ब्रिटिशर्स के पास एक्सीडेंट भी होंगे तो उनसे होंगे, हो भी गए तो मैक्सिमम सजा 2 साल। तो उन्होंने अपने लिए यह कानून बनाया था। बट आजाद भारत में हमने ये कानून चेंज नहीं किया, और एक्सीडेंट्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आप ये डेटा देख लीजिए, 2022 में इंडिया में टोटल एक्सीडेंट्स होते हैं 1,65,121, और इतने एक्सीडेंट्स में से हिट एंड रन केसेस कितने हैं? 24,309, यानी कि टोटल एक्सीडेंट्स में से 14.6% केसेस तो देखो हिट एंड रन केसेस हैं, और इन हिट एंड रन केसेस की वजह से 13,056 लोगों की डेथ हो गई। टोटल जितना रोड डेथ होती है ना 2022 में, उसमें से 18.1% तो हिट एंड रन केसेस की वजह से हैं। और हमारे देश में व्हीकल्स की सेल्स तो देखो बढ़ती ही जा रही हैं, ये बात सच है। रोड्स पहले के अपेक्षाकृत अच्छे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से व्हीकल्स की सेल इंक्रीज हो रही है ना, तो एक्सीडेंट्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक्सीडेंट्स का जो आंकड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो सरकार ने सोचा यार एक नया कानून बनाते हैं, ताकि एक डर पैदा किया जा सके ड्राइवर्स के अंदर कि वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से गाड़ी चलाएं। इससे एक्सीडेंट्स कम होंगे और बहुमूल्य जानें जो हैं वो बचाई जा सकती हैं। तो नया कानून अब एक बार देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की जगह आया है। इस नए कानून में हिट एंड रन टाइप केसेस के लिए ना एक स्पेसिफिक क्लोज है, सेक्शन 106(2) में। इसमें देखो ये बताया गया है, अगर कोई ड्राइवर किसी को टक्कर मारता है और वहां से भाग जाता है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको मरता हुआ छोड़कर, तो इस केसेस में ड्राइवर्स को मैक्सिमम 10 साल की सजा हो सकती है। मैक्सिमम सजा है 10 साल, बाकी तो देखो कोर्ट डिसाइड करेगा सिचुएशन के हिसाब से कि ड्राइवर को कितनी सजा दी जानी है। लेकिन नए कानून में ना इस प्रकार के केसेस को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहला केस ड्राइवर ने टक्कर मारी और वो वहां से भाग गया। दूसरा केस ड्राइवर ने टक्कर तो मारी लेकिन ड्राइवर वहां से भागा नहीं, ड्राइवर वहां पर रुका और जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल लेके गया। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको हॉस्पिटल में लेकर जाए, क्योंकि कई बार ना आपको पता है एकदम से भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ड्राइवर को डर लगता है, अगर मैं इस जगह पे रुक गया तो बस मुझे मार दिया जाएगा, पीट पीट कर मेरी हत्या कर दी जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ड्राइवर किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट में जाके भी सरेंडर कर सकता है और कह सकता है कि ये एक्सीडेंट हो गया है और मैं वहां पर रुका नहीं क्योंकि भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग का खतरा था, लेकिन अब मैं आपको आके बता रहा हूं। तो ये ना इस केस में कि ड्राइवर जब बता देगा खुद से या वहीं पर रुक के विक्टिम की हेल्प करेगा, तो ऐसी सूरत में ड्राइवर को सजा होगी मैक्सिमम 7 साल। मैक्सिमम सजा है 7 साल, क्योंकि उसने बता दिया है कि मेरे से एक्सीडेंट हो गया है या फिर उसने रुक कर हेल्प की है विक्टिम की। उसी प्रकार से देखो फाइन भी नए कानून में इसी प्रपोर्शन से है। अगर कोई ड्राइवर टक्कर मार के भाग जाता है, बताता नहीं है किसी को, तो फिर बाद में पुलिस छानबीन में पता लगता है कि इसने एक्सीडेंट किया है, तो उस ड्राइवर पे 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। और अगर उसने बता दिया तो फिर उसको 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। अब देखो ये बात करते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स खास करके इस नए कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, ट्रक ड्राइवर्स का यह कहना है कि 7 लाख के फाइन का प्रोविजन किया गया है। अगर हमारे पास में 7 लाख रुपए होते देने के लिए, तो हम ट्रक चलाते ही क्यों,
हम तो मजबूरी में ट्रक चला रहे हैं, हमारी सैलरी है 10,000, 15,000, 20,000, हमारे पास 7 लाख रुपए नहीं है। इतना भारी भरकम फाइन का प्रोविजन कर दिया गया है। दूसरी चीज, 10 साल की सजा भी काफी ज्यादा है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ट्रक बड़ा व्हीकल है तो हमेशा ना ट्रक की गलती काउंट की जाती है कि ट्रक ने टक्कर मारी है। लेकिन अब जैसे देखो, ट्रक चल रहा है आगे, ट्रक के आगे एकदम से कोई स्कूटी आ गई, उस स्कूटी वाले को बचाने के चक्कर में ट्रक ने थोड़ी सी गाड़ी साइड में ली और साइड में कोई कार जा रही है, तो ट्रक और कार का एक्सीडेंट हो गया। तो अब देखो, पूर्णतया ट्रक वाले की गलती तो नहीं हुई, ट्रक के सामने स्कूटी आ गई एकदम से, और स्कूटी को बचाने के चक्कर में ट्रक वाले ने साइड की और कार से एक्सीडेंट हो गया। तो क्या इस केस में भी 10 साल की सजा होगी ड्राइवर को, ट्रक ड्राइवर को? दिक्कत देखो इस बात की भी है ना कि कोर्ट में ट्रक ड्राइवर के लिए ना प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। गरीब आदमी के लिए कोर्ट के धक्के खाना, यह प्रूव करना कि भैया मेरी गलती नहीं थी। अगर वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरा है तो देखो सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर नहीं है तो ड्राइवर्स के लिए यह प्रूव करना मुश्किल हो जाता है कि हमारी गलती नहीं है इस केस में। तो पॉइंट समझ गए आप क्या है? पॉइंट देखो क्लियर है। इंप्लीमेंटेशनल चैलेंजेस हैं। एक्सीडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन हमारे देश में ठीक से नहीं होती, यह सबसे बड़ा चैलेंज है। इसी वजह से ट्रक ड्राइवर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि नया कानून इंप्लीमेंट होगा तो हम तो आसानी से फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि उनका कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। उनको पता है रोड पे पुलिसमैन रिश्वत ले लेते हैं, फंसा दिया जाता है, कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं, इस वजह से वो डरे हुए हैं। अब देखो, इस नए कानून के पक्ष में बहुत सारी चीजें बोली जा सकती हैं। सबसे पहली चीज, ट्रक ड्राइवर्स को यह समझना चाहिए कि यह कानून आपको ध्यान में रखते हुए सिर्फ नहीं लाया गया है, और बहुत सारे लोग जो ट्रैफिक लॉस का पालन नहीं करते, स्पीड लिमिट है 110, कार चलाते हैं 180, 200 की स्पीड से, दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से निर्दोष लोग जो सड़क पर चल रहे हैं वो मारे जाते हैं। कभी आप ना अपना लोकल न्यूज़पेपर उठा के देखना, हिंदी वाला या फिर लोकल लैंग्वेज वाला, किसी कोने में ये छोटी छोटी खबरें होती हैं, ट्रक ने टक्कर मारी या फिर अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, 2 बाइक सवारों की मौत। इस प्रकार की छोटी छोटी खबरें ना आपको डेली देखने को मिलेगी लोकल न्यूज़पेपर्स में। बड़े न्यूज़पेपर्स में खबरें तब आती हैं जब कोई सेलिब्रिटी इन्वॉल्व होता है, या फिर महंगी गाड़ी इन्वॉल्व होती है, या फिर किसी शहर में घटना होती है, तब बड़े न्यूज़पेपर में खबरें आती हैं। लेकिन देश के अलग अलग इलाकों में इस प्रकार की घटनाएं आम हैं, और छोटे न्यूज़पेपर्स में, लोकल न्यूज़पेपर्स में किसी कोने में ऐसी खबरें पड़ी होती हैं। तो ड्राइवर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की भावना लाने के लिए सरकार ये कानून लेकर आई है, ताकि वो अच्छे ढंग से गाड़ी चलाएं, किसी दूसरे की जान खतरे में ना डालें। और देखो, सरकार कहती है कि हमने स्पेसिफिक प्रोविजन किया है, अगर वो पर्सन जिससे गलती से एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जाके बता दे, या तो विक्टिम की हेल्प कर दे, या फिर किसी नियरेस्ट थाने में जाके बता दे, तो फिर उसको सजा अप टू 7 ईयर्स होगी। ये अप टू 7 ईयर्स है, मैक्सिमम है 7 ईयर्स है। बाद में तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना सिचुएशन के हिसाब से कितनी गलती है ड्राइवर की, तो उस हिसाब से सजा दी जाएगी। इसके अलावा नए कानून में जो विक्टिम्स हैं, पीड़ित हैं एक्सीडेंट के, उनको क्विक कंपनसेशन देने का प्रोविजन किया गया है। यह अच्छी चीज है, क्योंकि बहुत बार देखो, विक्टिम्स ऐसे लोग होते हैं जो सोल ब्रेड विनर होते हैं परिवार में, एकमात्र कमाने वाला, उसके अलावा और कोई नहीं। तो ऐसे परिवारों पे तो दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। तो उस जख्म को, मौत के जख्म को तो नहीं भरा जा सकता, लेकिन फिर भी क्विक कंपनसेशन मिले तो थोड़ा सा कम से कम काम तो चल जाए, उसका प्रोविजन इस कानून में किया गया है। और सरकार ने जो इंसेंटिव रखा है ना, कि अगर आप जाके बता देते हो कि मेरे से एक्सीडेंट हुआ है, या फिर विक्टिम की हेल्प करते हो, तो उसमें आपको कम सजा होगी, अप टू 7 ईयर्स। इससे क्या है, एक्सीडेंट्स की ना रिपोर्टिंग इंक्रीज होगी, और बहुत केसेस में कम सजा के लालच में ड्राइवर्स जो है वो हेल्प करेंगे विक्टिम्स की, और उनकी जान जो है वो बचाई जा सकेगी। ये फायदा होगा। अब लास्ट में बात सॉल्यूशंस की कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या है?
देखो, सबसे पहली चीज, सरकार को ना कानून बनाने से पहले अलग अलग स्टेक होल्डर्स को विश्वास में लेना चाहिए था। पार्लियामेंट में कम डिस्कशंस होती है ना, उसका भी एक ये रिजल्ट निकलता है कि जब कानून बनता है और वो लोग जो कानून से प्रभावित होते हैं, फॉर एग्जाम्पल इस केस में ट्रक ड्राइवर्स, उनको लगता है कि यार ये तो सरकार कुछ भी कानून लेकर आ गई, हमें तो पता ही नहीं लगा एकदम से। अगर पार्लियामेंट में एक एक प्रोविजंस पे डिस्कशंस होती है ना, तो धीरे धीरे जनता को पता लगता रहता है नया कानून आ रहा है, क्यों आ रहा है, वो सारी चीजें जनता को पता लगती हैं। दूसरा, सरकार नया कानून तो लेकर आ गई, बट क्या देखो इसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होगा? जो हमने ड्रॉबैक में भी डिस्कस किया, कानून तो देखो ऑलरेडी है, इवन 2 साल की सजा वाले प्रोविजन का भी ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो क्या गारंटी है कि 10 साल के प्रोविजन वाला कानून जब इंप्लीमेंट होगा तो उसका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से होगा? नेक्स्ट चीज, सरकार एक काम ये कर सकती है, वेस्टर्न कंट्रीज की तरह ये मैंडेटरी कर दे कि सबको ना अपने व्हीकल्स पे डैश कैम लगाना है, कैमरे लगाने हैं, जिससे कि आगे का जो दृश्य है वो साफ तौर पे दिखता रहे। इसका फायदा ये होगा, अगर हर व्हीकल में डैश कैम लगा होगा, कैमरा लगा होगा ना, तो एक्सीडेंट होने की सूरत में पता लगाया जा सकता है कि गलती किसकी है। समझ गए? इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत बार एक्सीडेंट्स ना इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज की वजह से होते हैं, जैसे रोड पर कोई पशु आ गया, कोई कैटल आ गया एकदम से। कई बार गांव के बीच से रोड गुजरते हैं, एकदम से छोटा बच्चा आ जाता है। तो इस प्रकार के एस्पेक्ट्स पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स है ना, तो सरकार में जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जिसके ज्यूरिडिक्शन में जो एरिया आता है उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए कि आपके ज्यूरिडिक्शन में ये रोड आती है और रोड पे ये सिचुएशन है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ऑफिशियल्स की अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप सॉल्यूशंस के तौर पर दे सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया नए हिट एंड रन कानून से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हिंदू का आर्टिकल है, राकेश सूद ने लिखा है। 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुए। यूएसएसआर ने क्यूबा में मिसाइल तैनात किए थे और जिस वजह से यूएसएसआर और यूएसए में टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया था, न्यूक्लियर वार का खतरा पैदा हो गया था। और उस समय 2 सुपर पावर्स के बीच में न्यूक्लियर वार हो जाता तो पूरे वर्ल्ड की तबाही निश्चित थी। लेकिन उस समय दोनों देशों के लीडर्स, कैनेडी और यूएसएसआर के लीडर ख्रुश्चेव, दोनों को यह समझ में आ गया ये जो सिचुएशन है, अगर देखो ऐसा ही चलेगा तो न्यूक्लियर वार का रिस्क तो हमेशा बना रहेगा। कुछ तो करना पड़ेगा न्यूक्लियर वार के रिस्क को कम करने के लिए। तो बहुत सारे स्टेप्स उस समय लिए गए। जैसे 2 सुपर पावर्स ने ना हॉटलाइन इस्टेब्लिश की ताकि 2 सुपर पावर्स के जो लीडर्स हैं ना, प्रेसिडेंट हैं, वो आपस में तुरंत की तुरंत बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, ताकि वार का जो रिस्क है ना वो कम से कम हो। पहली चीज ये हुई। उसके बाद क्या हुआ, दोनों देशों के लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हमें ना आर्म रेस को खत्म करना होगा। यूएसए भी ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस कर रहा था और यूएसएसआर भी। तो दोनों देशों के बीच में ना काफी सारी ट्रीटीज साइन हुई न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए। फिर यह भी डिसाइड हुआ कि कैसे ना कैसे करके, मतलब यूएसए और यूएसएसआर ने यह डिसाइड किया कि कैसे ना कैसे करके यह इंश्योर किया जाए कि न्यूक्लियर वेपन्स और ज्यादा देशों तक ना पहुंचे। अभी देखो जितने देशों तक हैं वो तो हैं, लेकिन और ज्यादा देश न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल ना करें, यह इंश्योर करने के लिए एनपीटी ट्रीटी आई। इंडिया ने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया था। फिर देखो एक और चीज हुई। 1974 में जब इंडिया ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया ना, तो ना यूएसए समेत दूसरे देश डर गए। तो उन्होंने ना एक और ग्रुप इस्टेब्लिश किया, नेशनल सप्लायर ग्रुप। यह ग्रुप इसलिए इस्टेब्लिश किया गया था ताकि ना
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पे कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके। फिर से बोलता हूं, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप इस्टेब्लिश किया गया था ताकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सके, कंट्रोल इस्टेब्लिश किया जा सके और इंडिया जैसे देशों के पास में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना आए। तो ये सारी जो चीजें हुई ना 1962 के क्यूबन क्राइसिस के बाद में, जैसे दोनों देशों के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन को लिमिट करने के लिए ट्रीटी साइन होना, एनपीटी आना, एनएसजी बनना, ये सारी जो चीजें हुई क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बाद में, इन सब को बोला जाता है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। अभी तक तो देखो ये ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर ठीक ठाक काम कर रहा था और कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रहा। कुछ ही देशों ने न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए, जैसे इजराइल, पाकिस्तान, भारत, नॉर्थ कोरिया। ये वो 4 देश हैं जिनके पास में आज न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 5 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स के अलावा। उनके पास तो देखो एनपीटी ट्रीटी साइन होने से पहले भी थे। तो सिर्फ 4 और देशों ने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए। इवन देखो इस न्यूक्लियर ऑर्डर की वजह से ना न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने के अगेंस्ट ना एक टैबू सा बन गया, मतलब नफरत सी हो गई दुनिया भर में कि न्यूक्लियर वेपन्स तो बहुत बेकार हैं यार, इनको यूज नहीं करना है। इस वजह से इवन कैसी भी सिचुएशन आई, लेकिन पिछले 75 सालों से भी ज्यादा के इतिहास में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल दूसरी बार नहीं हुआ। पहली बार यूएसए ने किया था 1945 में, उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के साथ ना टैबू जुड़ गया। जो इवन न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करने की बात भी करता, विभिन्न देश उसे क्रिटिसाइज करते, बुरा भला कहते। तो शायद देखो इसी का नतीजा था। जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ ना, यूएसएसआर के टुकड़े हुए, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, ये भी उन टुकड़ों में शामिल थे। तो यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के समय यहां इन देशों में भी न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन बाद में इन देशों को डी न्यूक्लियराइज कर दिया गया, यानी इन देशों ने अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स रशिया को दे दिए। यह न्यूक्लियर टैबू का ही नतीजा था। इसके बाद राइटर बोलते हैं एनपीटी ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो आई थी ये इंश्योर करने के लिए कि अब और ज्यादा देश न्यूक्लियर वेपन्स हासिल ना करें, इसको एक्सटेंड कर दिया गया 1995 में अनिश्चित काल तक। और इसके बाद पॉइंट ये आता है, देखो बेशक उस समय कोल्ड वार चल रहा था ना, तो दोनों देशों ने डिसाइड तो कर लिया था कि हम न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो एकदम से तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन को कम नहीं किया गया था। तो शुरू में तो 1962 में 28,000 न्यूक्लियर बॉम्ब थे इन दोनों देशों के आर्सनल में, और 1980s आते आते 65,000 बॉम्ब्स का आर्सनल हो गया यूएसए और यूएसएसआर के पास में। बट 1980s के बाद से, खास करके कोल्ड वार के खत्म होने के बाद, प्रोडक्शन कम कर दिया गया इन दोनों देशों के द्वारा। और देखो आज न्यूक्लियर आर्सनल जो है वो 12,000 बॉम्ब से नीचे का है। और बात देखो सिर्फ संख्या की नहीं है, किस देश के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब ज्यादा है, बात है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की। अगर यूएसए ने रशिया के ऊपर अटैक किया न्यूक्लियर वेपन से, तो बदले में सेकंड स्ट्राइक में रशिया यूएसए को खत्म कर देगा, ऐसी कैपेबिलिटी रशिया के पास में है, और सेम प्रकार की कैपेबिलिटी यूएस के पास भी है। तो एक लेवल के बाद संख्या मैटर नहीं करती, आपके पास में 12,000 बॉम्ब है या 1,20,000 बॉम्ब है। मैटर यह करता है आपने वो बॉम्ब कहां पे छुपा के रखे हैं। और ऐसा तो नहीं कि सामने वाला एक ही वार में आपके सारे बॉम्ब खत्म कर दे और आपके पास सेकंड स्ट्राइक के लिए कुछ बचे ही ना, ये चीज मैटर करती है। कुल मिला के राइटर देखो ये सारे पॉइंट्स देके ये बोलते हैं कि अभी तक ये ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा था। सिर्फ 4 देशों ने और ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हासिल किए, न्यूक्लियर वेपन्स कम भी हो गए, लेकिन ना अब ये ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर खतरे में है। क्यों खतरे में है? देखो सबसे पहली चीज, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, तो उस समय रशिया ने इनडायरेक्टली एक बार न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी दी थी, जबकि यूक्रेन को यह लगा कि यार हमारे पास तो न्यूक्लियर वेपन्स को रखने का ऑप्शन था, हमने छोड़ दिया था। अगर आज हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स होते तो रशिया हमें इस प्रकार की धमकी नहीं देता। तो यह तो एक प्रकार से इंसेंटिव हुआ ना ईरान जैसे देशों के पास में। ईरान जैसे देश देख रहे हैं
कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया, कल को यूएसए भी हमारे ऊपर कर देगा, लेकिन अगर हमारे पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो यूएसए हमारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे देखो, यूएसए अभी नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने की हिम्मत नहीं करता। क्यों? क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास में न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं, पहले देखो लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच में थी, यूएसए यूएसएसआर, बट अब ना सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। अभी एक ट्रायंगल है, यूएसए रशिया चाइना। यूएसए और चाइना के बीच में बेशक टकराव काफी ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमी इनकी आपस में इंटरडिपेंडेंसी वाली है। पहले लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच में थी, इस वजह से दो देश जो मेजर कंट्रीज डिसाइड करते वही हो जाता, लेकिन अब वैसी सिचुएशन नहीं है। अब कई सारी पावर्स हैं, मिड पावर्स भी काफी ज्यादा आ गई हैं। मिड पावर्स जैसे देखो इंडिया है, इंडिया के पास तो ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन देखो जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, जापान, साउथ कोरिया, टर्की, ये कुछ ऐसे देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स को हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है, इवन ताइवान मान लीजिए, इनमें से कई सारे देश ना अभी यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला में आते हैं, बट उनका ना यूएसए पे विश्वास नहीं है। जैसे ताइवान है, ताइवान को लगता है कि यार खुद से न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करें तो ज्यादा सिक्योर रहेगा, यूएसए का पता नहीं हमारी मदद के लिए ये आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए ज्यादा देशों के पास में इंसेंटिव है न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने का। दूसरा देखो, यूएसए और यूएसएसआर के बीच भी, यानी यूएसए और रशिया के बीच में भी जो ट्रीटीज थी ना, अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं और उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा है। जैसे 2002 में यूएसए ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से हाथ खींच ली, 2019 में यूएसए ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से हाथ खींच लिए, ये बोल के कि रशिया इन ट्रीटीज को वायलेट कर रहा है, ठीक से पालन नहीं कर रहा है। अभी सिर्फ एकमात्र जो एग्रीमेंट एक्टिव है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, ये भी लैप्स हो जाएगा 2026 के बाद। बोला गया कि इसकी मीटिंग्स करेंगे, लेकिन कोविड के चलते मीटिंग कभी भी रिज्यूम नहीं हुई। इवन एक और ट्रीटी है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो देखो सभी जगह पर, आकाश में, पाताल में, पानी में, हर जगह न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग पे रोक लगाता है। रशिया ने ना इस ट्रीटी को डी रेटिफाई कर दिया, ये बोल के कि अभी तक देखो यूएसए ने इस ट्रीटी को रेटिफाई नहीं किया है, तो हमने कर दिया था इस उम्मीद में कि यूएसए करेगा, यूएसए ने अभी तक किया नहीं है, तो हम फिर से डी रेटिफाई इसको कर रहे हैं, और तब तक नहीं रेटिफाई करेंगे जब तक यूएसए इस पे साइन नहीं कर देता है। आज के समय में देखो यूएसए के सामने ना दो न्यूक्लियर राइवल हैं, रशिया तो है ही है, चाइना भी एक बड़ा न्यूक्लियर राइवल आ गया है। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो जब कोल्ड वार चल रहा था ना, तो यूएसए और यूएसए के यूरोपियन एलाइज मिलके काम कर रहे थे, बट आज यूएसए का ध्यान ना इंटरनली ज्यादा है, एक्सटर्नली कम है। इसी वजह से इवन यूरोपियन कंट्रीज को भी डर लगता है कि यार यूएसए सच में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा भी या नहीं करेगा लड़ाई होने के सूरत में। पहले यूएसए ना खुद भी बोल देता था ताइवान को, साउथ कोरिया को, अरे न्यूक्लियर वेपन मत हासिल करो, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं, हम आपको गारंटी देते हैं, हम सिक्योरिटी देंगे। बट अब यूएसए उतना सीरियस नहीं दिखता इन देशों को, ताइवान को, साउथ कोरिया जैसे देशों को, कि वास्तव में यूएसए हमारी मदद करेगा। तो इसलिए ये देश जो है ना, उनके मन में मंथन चल रहा है कि यार यूएसए मदद नहीं करेगा तो खुद से न्यूक्लियर वेपन हासिल करे जाएं, चाइना से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब चाइना के अगेंस्ट अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जिसके बेस पे ये कहा जाता है राइटर के द्वारा कि करंट जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है वो कमजोर पड़ गया है, इसलिए विभिन्न देशों के लीडर्स को आपस में मिलके चर्चा करनी चाहिए कि कैसे न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोलिफरेशन को रोका जाए। देखो एक चीज आपको बताता हूं, धरती पर अगर एक भी न्यूक्लियर वेपन रहेगा ना, तब तक देखो न्यूक्लियर वेपन्स का खतरा हमेशा रहेगा, हमेशा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन एक और मैसेकर खारसावा, ये 1948 में हुआ, और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे शायद आजाद भारत में हुए इस मैसेकर के बारे में नहीं जानते। 1 जनवरी 1948 को ऐसा क्या हुआ था वो हम बाद में जानेंगे, पहले आप बैकग्राउंड जानिए जो यूपीएससी पूछ सकती हैं। 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी को पार्टीशन किया गया बिहार और उड़ीसा प्रोविंस में। आप बोलोगे सर बंगाल का विभाजन तो 1905 में हुआ था, यहां पे 1912 क्यों लिखा है? ये देखो अलग चीज है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, एक तरफ असम और दूसरी तरफ बंगाल,
मतलब वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। लेकिन 1912 में वेस्ट बंगाल को फर्दर डिवाइड किया गया, कुछ कुछ ऐसा, नॉट एग्जैक्टली, कुछ कुछ ऐसा, ताकि आपको डाउट ना रहे कि 1912 क्यों लिखा हुआ है। 1912 इसलिए लिखा हुआ है कि 1905 के विभाजन के बाद वेस्ट बंगाल को फर्दर डिवाइड किया गया था 1912 में। हालांकि 1905 वाला विभाजन तो निरस्त हो गया था स्वदेशी मूवमेंट के बाद 1911 में। चलो आप इस मुद्दे पे कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट पे आइए। 1912 में ना बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्टीशन किया गया बिहार और उड़ीसा प्रोविंस में। लेकिन देखो न्यू प्रोविंस में ना एक बड़ा आदिवासी तबका ऐसा था जिसका कल्चर अलग, जिसकी शिकायतें, कंप्लेंट्स अलग। उनकी नाराजगी ना सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ थी बल्कि नॉन ट्राइबल पॉपुलेशन के साथ भी थी। तो 1912 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्टीशन किया गया ना, तो उस समय ट्राइबल लोगों ने आवाज उठाई सेंट कोलंबिया कॉलेज हजारीबाग में कि ट्राइबल्स के लिए अलग से एक राज्य बनाया जाए, लेकिन नहीं बना। अगले कुछ सालों में यह डिमांड जो है वो और भी ज्यादा मजबूत होती गई। साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में अपनी जो रिपोर्ट दी ना 1930 में, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे बताया गया ये जो बिहार और उड़ीसा का प्रोविंस है ना, ये मोस्ट आर्टिफिशियल यूनिट है सभी प्रोविंसेस में। क्योंकि ना इस बिहार और उड़ीसा प्रोविंस में ना 3 अलग अलग तबकों को जोड़ दिया गया है जिसके फिजिकल फीचर्स अलग हैं। मतलब 3 अलग अलग इलाकों को जोड़ दिया गया है जहां के फिजिकल फीचर्स अलग हैं, जहां की सोसाइटीज अलग है, जहां पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जहां का कल्चर अलग अलग है। तो ये प्रोविंस तो बनाना ही नहीं चाहिए था, क्यों बना दिया पता नहीं। और 3 अलग अलग इलाके कौन से, एक देखो बिहार वाला इलाका, एक उड़ीसा वाला इलाका और ये ट्राइबल वाला इलाका। तो ना इस रिपोर्ट के बाद 1936 में उड़ीसा को तो बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन देखो आदिवासी की डिमांड को फुलफिल नहीं किया गया, यानी अलग से आदिवासियों के लिए राज्य नहीं बनाया गया। तो 1938 में आदिवासी महासभा फॉर्म की गई ताकि इस संघर्ष को जारी रखा जा सके और आदिवासियों के लिए अलग से एक राज्य हासिल किया जा सके। मुख्य लीडर इमर्ज होकर आए जयपाल सिंह मुंडा, जो फॉर्मर कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो खारसावा ना एक प्रिंसली स्टेट था, छोटा सा एरिया, सिर्फ 400 स्क्वायर किलोमीटर का, जमशेदपुर के वेस्ट में। आजादी के समय ना खारसावा ने 24 और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स के साथ मिलकर यह डिसाइड किया कि हम भारत में शामिल होंगे और ओडिशा प्रोविंस को ज्वाइन करेंगे। समझ गए? मतलब भारत में शामिल होने का निर्णय लिया और यह भी निर्णय लिया कि कौन सा प्रोविंस ज्वाइन करेंगे, ओडिशा प्रोविंस ज्वाइन करेंगे। क्योंकि देखो यहां पे ओडिया स्पीकर्स ज्यादा थे एज कंपेरिजन टू हिंदी स्पीकर्स। लेकिन देखो खारसावा और आसपास के इलाकों में ना ज्यादातर आदिवासियों ने इस मर्जर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वो ना तो बिहार में शामिल होना चाहते थे, ना वो ओडिशा में शामिल होना चाहते थे। वो कहते थे हमें तो अलग से राज्य चाहिए आदिवासियों के लिए। इस वजह से इस मर्जर के अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए 1 जनवरी 1948 को। अब ये वो दिन था, एक तो नए साल का मौका था, वीकली हाट यानी वीकली जो मार्केट लगती है रूरल इलाकों में वो लगी हुई थी, और जयपाल मुंडा जो आदिवासियों के लीडर थे उनको वहां पे आना था क्राउड को संबोधित करने के लिए। समझ गए? तो मतलब रैली भी थी प्रोटेस्ट के लिए, मार्केट भी लगी हुई थी। जयपाल मुंडा बहुत फेमस थे, उनकी एक झलक पाने के लिए भी लोग आए हुए थे। और देखो ये वो समय था जब ना प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में इंटीग्रेट किया जा रहा था, कई बार कन्विंस करवा के और कई बार मिलिट्री फोर्स की सहायता से भी। तो ना ऐसी सिचुएशन में जब लोग इकट्ठा हुए आदिवासियों के लिए अलग से राज्य की मांग के लिए, तो चारों तरफ से ओडिशा की जो मिलिट्री पुलिस थी उन्होंने घेर लिया क्राउड को, और क्राउड को घेर लिया। 50,000 की क्राउड थी और एकदम से किसी ने गोली चलाई। बाद में तो पुलिस ने गोलियां चलानी स्टार्ट कर दी, दबादब। पूरा जो ग्राउंड था ना डेड बॉडी से भर गया। वहां पे भी एक कुआं था, पुलिस वालों ने कुछ बॉडीज को कुएं में डाल दिया, कुछ को जंगल में लाके दफना दिया। सर्दी का मौसम था, इवन अगले दिन तक कोई मेडिकल सपोर्ट हासिल नहीं हुई, घायल वैसे ही वहां पर तड़पते रहे। कितने लोग मरे? देखो उड़ीसा की सरकार ये कहती है 35 लोग मरे, लेकिन ये डेटा गलत है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है। फॉर्मर लोकसभा एमपी हैं पीके देव,
इन्होंने बोला कि एटलीस्ट 2000 आदिवासी उस घटना में मारे गए थे। हमें पता है जलियांवाला मैसेकर में किसकी गलती थी, लेकिन आज तक इस मैसेकर की ठीक से जांच नहीं हुई है। जो दोषी हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हुई है। यह है पूरा खारसावा मैसेकर। यूपीएससी पूछे तो अब आप बता सकते हो। अब आप लास्ट में क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो खारसावा मैसेकर से संबंधित, और उसके बाद दूसरा ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर के एवोल्यूशन से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप दे सकते हो pwonlyas.com पर जाकर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।